हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। एसएससी जीडी की जो जीएस की क्लास है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन किसी ने भी कमेंट नहीं किया है। कमेंट कहाँ से कोई करेगा, वीडियो को कोई देखता ही नहीं है। 102 लोग देखते हैं, वो भी कमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसा मत क्या करिए, यदि वीडियो आप लोग देखते हैं तो कमेंट जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है। तो ये हो जाएगा आपका राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, मिल्खा सिंह या संजय मांजरेकर किसकी आत्मकथा है। तो ये हो जाएगा संजय मांजरेकर की आत्मकथा हो जाएगी। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, तो संजय मांजरेकर की। ठीक है, आप लोग को समय तो बिल्कुल मिलता नहीं होगा, दिन भर आपको रील्स खसकाना है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना है, स्टेटस लगा देना है व्हाट्सएप पे, बार बार उसी को देखते रहना है। इसी चक्कर में आप लोग केवल रहते हैं। तो ऐसा मत क्या करिए, कैरियर पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी जीएस का क्लास कराया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एसएससी जीडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिन भर बाबू सोना से बात करते रहिए, तो ऐसा मत किया करिए, इससे आपका ही नुकसान होता है। क्योंकि हमारे एक जो मित्र हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, घर पे बोल के आते हैं कि मनीष भाई के यहाँ जाते हैं और यहाँ पे 1-2 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते। आते हैं 1-2 घंटा आराम से बात करते हैं, करते करते 4-5 घंटा बिता देते हैं। इसी चक्कर में वो सो भी जाते हैं और सुबह उठकर फिर घर पे चले जाते हैं, उनकी पढ़ाई हो जाती है। तो आप लोग भी यही करते होंगे, हमें ऐसा लगता है। तो ऐसा मत किया करिए। ठीक है, कैरियर पे ध्यान दीजिए, फिर बाबू सोना से बात करिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में यही सब हो रहा है। तो ऐसा मत किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और एक सरकारी नौकरी ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपके माता पिता का जो नाम है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा और आपको भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा कि हमने लाइफ में कुछ किया है। ठीक है, ऐसे बैठे रहने से कुछ काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, तो संजय मांजरेकर का ये आत्मकथा हो जाएगा। यदि हम बात करें राहुल द्रविड़ की बुक कौन सी है, तो इनकी हो जाएगी टाइमलेस स्टील। जो भी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आप लोग नोट डाउन जरूर करते रहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमलेस स्टील, ये आपका हो जाएगा राहुल द्रविड़ की बुक। बात करें रवि शास्त्री की बुक की, तो ये हो जाएगी स्टारगेजिंग। ठीक है, स्टार गेजिंग, ये आपका बुक हो जाएगा रवि शास्त्री का, स्टार गेजिंग। मिल्खा सिंह की बुक कौन सी है, तो इनकी बुक हो जाएगी द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, यह इनकी पुस्तक हो जाएगी। और संजय मांजरेकर की इम्परफेक्ट आत्मकथा हो जाएगी। इतना बात आपको समझ में आ गया। राहुल द्रविड़ का टाइमलेस स्टील, रवि शास्त्री का स्टारगेजिंग बुक हो जाएगा, मिल्खा सिंह का द रेस ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक हो जाएंगी। चलिए कुछ और हम बुक्स की डिस्कस कर लेते हैं, जगह नहीं है तो यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, द इनसाइडर के लेखक कौन है, द इनसाइडर के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे आकाश चोपड़ा। इनका आप कमेंट्री सुनते होंगे, काफ़ी ज़्यादा मस्त करते हैं कमेंट्री। ठीक है, द विनिंग वे, ये किसकी बुक है, तो ये हो जाएगी हर्षा भोगले। इंडिया 50, ये किसकी बुक हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अयाज मेनन की बुक हो जाएगी, अयाज मेनन। जो भी मैं बुक लिखवा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और हमेशा रिवीजन करते रहिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। द मिरेकल मेकर्स, ये किसकी बुक है, नोट डाउन कर लेते हैं। द मिरेकल मेकर्स, ये हो जाएगी भारत सुदर्शन की, किसकी हो जाएगी, भारत सुदर्शन की बुक हो जाएगी। दूसरी बुक देखते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी बुक हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कपिल देव की, ये बुक हो जाएगी। और इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा, जगह नहीं है तो ठीक है, कुछ बुक और हैं उसको मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। स्ट्रेट ड्राइव,
ये हो जाएगी सुनील गावस्कर की, सुनील गावस्कर। एक और लिख लीजिए सनी डेज, सनी डेज, SUNNY लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो मैंने स्पेलिंग बता दिया, SUNNY लिखा हुआ है, सनी डेज। ये भी आपकी इसकी पुस्तक हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सुनील गावस्कर की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ब्रेलिंग, डिबिकिंग, डबिंग या पैकिंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रेलिंग। यह पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ब्रेलिंग कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। घरेलू मक्खी के लार्वा कहलाता है, क्या कहलाता है? प्यूपा, इमेंगो, मैंगोट, बेक, सिसु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मैंगोट कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैंगोट कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? ठीक है, संकरण का प्रयोग किया था। आलू, मटर, चुकंदर या सेब, किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था ग्रेगर मेंडल ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मटर के पौधे पर इन्होंने संकरण का प्रयोग किया था। किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में है? माही, तापी, बनास या नर्मदा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बनास जो नदी है इसका उद्गम राजस्थान में हो जाएगा। माही नदी की बात करें तो ये हो जाएगा MP की, बात करें तापी ये भी हो जाएगा MP, नर्मदा ये भी आपका हो जाएगा MP की। चलिए बनास जो नदी है यह कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान से निकलती है। और किस जिले से निकलती है? तो राजसमंद जिले से निकलती है। इसको हम होप ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, राजस्थान से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, ठीक है। किस जिले से? तो राजसमंद जिले से, राजसमंद जिले से निकलती है। और बनास को ही हम क्या बोलते हैं? होप ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। समझ में आ गया? होप ऑफ फॉरेस्ट किसे कहते हैं? तो बनास नदी को ही कहते हैं। यह राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यह महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ। किसके विचारों पर? महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यदि हम बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब तक रहा, तो ये हो जाएगा 1956 से 61 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना, दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं इन्हीं दोनों को केवल बता रहा हूँ, 1951 से 1956 तक रहा था, ठीक है। ये किसके विचारों पर थी? तो हेराल्ड डोमर की, हेराल्ड डोमर के विचारों पर आधारित थी। बात करें महालनोबिस जो यह मॉडल है कब तैयार हुआ था, तो यह तैयार हुआ था 1953 में। कब तैयार हुआ था? 1953 में महालनोबिस मॉडल तैयार हुआ था। समझ में आ गया आपको? एक बार मैं फिर से आपको इस प्रश्न को समझा देता हूँ। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कब तक था? तो 1956 से 61 तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हो जाएगा 1951 से 56 तक, और यह हेराल्ड डोमर के विचारों पर आधारित है। हेराल्ड डोमर। महालनोबिस जो मॉडल है यह कब तैयार हुआ था? तो 1953 में तैयार हुआ था। इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किस संवैधानिक संस्था से है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किस संवैधानिक संस्था से है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हो जाएगा। कुछ और पोर्टल हैं उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। विरासत पोर्टल, विरासत पोर्टल, इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा गृह मंत्रालय से, गृह मंत्रालय का है, ठीक है। एक और लिख लीजिए साथी पोर्टल, साथी पोर्टल, ये आपका हो जाएगा कृषि मंत्रालय का, कृषि मंत्रालय। और आपका उद्गम पोर्टल, उद्गम पोर्टल, ये हो जाएगा आपका आरबीआई का। और एक लिख लीजिए संगम युवा पोर्टल, ठीक है। मैं पोर्टल नहीं लिख रहा हूँ तो आप लोग लिख लीजिएगा। पोर्टल किससे हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से। समझ में आ गया आपको? सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किस संवैधानिक संस्था से है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से। मैंने अभी क्या बताया, अभी कुछ अन्य पोर्टल भी मैंने आपको बताया। विरासत पोर्टल ये गृह मंत्रालय से हो जाएगा, साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय से, उद्गम पोर्टल आरबीआई से और संगम युवा पोर्टल शिक्षा मंत्रालय से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन कह रहा है संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, कर्नाटक शास्त्रीय गायन या कर्नाटक शास्त्रीय वादन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, कर्नाटक शास्त्रीय गायन, कर्नाटक शास्त्रीय वादन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, ये जो पंडित रविशंकर हैं यह सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन क्या बजाते हैं? सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए पंडित भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी का संबंध हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से। बात करें कर्नाटक शास्त्रीय गायन से तो यहाँ हो जाएगा एमएस सुब्बुलक्ष्मी, एमएस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत के निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यह सितार वादक यंत्र बजाते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में हो जाएंगी पंडित भीमसेन जोशी का संबंध हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से। कर्नाटक शास्त्रीय गायन में हो जाएगा एमएस सुब्बुलक्ष्मी, इनका संबंध हो जाएगा कर्नाटक शास्त्रीय गायन से। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर से कुछ और फैक्ट्स है उसको मैं बता देता हूँ। एमएस सुब्बुलक्ष्मी इनको भारत रत्न कब मिला था? आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कब मिला था। तो इन्हें 1998 में भारत रत्न मिला था और यह पहली संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये पहले संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था। किसको? एमएस सुब्बुलक्ष्मी को, जिनका संबंध कर्नाटक शास्त्रीय गायन से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँ, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। जगह नहीं है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यह पहले संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग लिख लें। यह पहले संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध कर्नाटक शास्त्रीय गायन से है। इन्हें भारत रत्न 1998 में मिला है और यह पहले संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। मुझे लगता है मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है, अब आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। कुछ और फैक्ट्स है उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए पंडित भीमसेन जोशी की बात कर लेते हैं। पंडित भीमसेन जोशी, इनका संबंध अभी मैंने बताया था किससे है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से इनका संबंध है। मैंने अभी आपको बताया ना। इन्हें भारत रत्न कब मिला था आपको पता है? चलिए मैं बताता हूँ, 2008 में इनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न
सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला था? 1998 में। पंडित भीमसेन जोशी को कब मिला है? तो 2008 में मिला है। यदि बात करें पंडित रविशंकर की, अब हम बात कर लेते हैं पंडित रविशंकर की, अब हम बात कर लेते हैं, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध हैं और सितार वादक यंत्र बजाते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम बात करते हैं पंडित रविशंकर के कुछ और फैक्ट्स के बारे में। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यह बनारस घराना से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? बनारस घराना से जुड़े हुए हैं, बनारस घराना से जुड़े हुए हैं। मैं जो भी फैक्ट्स लिखवाता हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, तो आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए। ऐसा मत समझा करिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ कुछ अलग बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि मैं जो भी बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंडित रविशंकर बनारस घराना से जुड़े हुए हैं। इन्हें ग्रैमी अवार्ड एक मिला था, वो कब मिला था? तो 1967 में मिला था। और इन्हें किस लिए मिला था? तो इनकी एक एल्बम थी वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इन्हें यह ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। बात करें ये जो कुल ग्रैमी अवार्ड इन्हें मिला कितना है, तो इन्हें 5 बार मिला है। ठीक है, और इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न भी इन्हें दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें पद्म श्री अवार्ड नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। ग्रैमी अवार्ड 1967 में इन्हें मिला था। इनकी एक एल्बम थी, एल्बम का नाम क्या था? अब जगह नहीं है तो मेरे को क्लियर यहाँ पे करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए, एल्बम का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1967 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ग्रैमी अवार्ड। एल्बम का नाम हो जाएगा आपका वेस्ट मीट्स ईस्ट। जो एल्बम है इसके लिए इनको मिला था। कुल ग्रैमी अवार्ड कितना मिला है? ग्रैमी अवार्ड कुल कितना मिला है? तो कुल इन्हें 5 बार मिला है, 5 बार मिला है। ठीक है, नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। मैंने बताया 1967 में इन्हें पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण। 1981 में इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है। और 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है। आपने यदि नोट डाउन कर लिया है तो आप लोग नोट्स में मत देखिए, केवल आप लोग ये बताइए कि MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला है। बिना देखे बताइए, आप लोग बता लेंगे कब मिला है। तो 1998 मिला, 1998 में मिला है। और यह पहले संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था, सुब्बुलक्ष्मी। मैंने अभी आपको बताया, रिवीजन करने के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पंडित भीमसेन जोशी मैंने बताया था, इनका संबंध किससे था? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से था और इन्हें 2008 में भारत रत्न दिया गया था। पंडित रविशंकर की हमने अभी बात की थी, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, सितार वादक यंत्र बजाते हैं। ठीक है, और पंडित रविशंकर अब बनारस घराना से जुड़े हुए हैं। और ग्रैमी अवार्ड इन्हें 1967 में मिला था। किस एल्बम के लिए? तो वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इन्हें मिला था। कुल ग्रैमी अवार्ड 5 बार मिला है। पद्म विभूषण इन्हें 1967 में प्राप्त हुआ, पद्म विभूषण 1981 में, और भारत रत्न 1999 में मिला था। मैंने आपको बार बार रिपीट करके रिवीजन करा दिया है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो वीडियो है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं ले पाता हूँ कि कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा MB का हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है, मेरे पास उतना नेट नहीं रहता है। ठीक है, और भी क्लासेस रिकॉर्ड करने रहते हैं, खुद का पढ़ना होता है, तो इसकी वजह से नहीं हो पाता है। तो मैं जितने भी जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ तो उसमें सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स लिखवा दूँ ताकि आपका वो सारा कवर हो जाए। ठीक है, तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जहाँ भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। यदि लगता है आपको हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तब करिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक है, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो यह पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। कुछ पूछना हुआ करे तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।